कविताएं रहेगी तो सपने भी रहेंगे। अगर काव्यमय जीवन रहता है तो उस व्यक्ति के अंदर सपने भी ज़्यादा होते हैं। जीने के लिए सपने सभी को हमेशा आश्वासन देते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीना सार्थक रूप से चाहता है तो उसके जीवन में आश्वासन हमेशा ही उसे जीवित रखते हैं। फिर आगे कहते हैं, भंवर में जकोरे खाती नाव। आपने देखा होगा जब दो धाराएं कहीं से आकर एक जगह मिलती है तो वहाँ पर भंवर उत्पन्न हो जाता है। उस भंवर की बात कही गई कि भंवर में जकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उभार लेते हैं कविताएं, और सपनों के संग ही जीवन के साथ है। कभी कभी पाँव है और कभी कभी हाथ है। वो क्या है? कभी कभी पाँव हाथ, कभी कभी पाँव हाथ कविताएं होती है। अब हम बात करेंगे त्रिलोचन जी के बारे में। त्रिलोचन जी का जो मूल नाम था वो वासुदेव सिंह था। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनका जन्म जो था वो सन 1917 में चिरानी पट्टी ज़िला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो धरती, गुलाब, बुलबुल, दिगंत, ताप से ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सब इनके काव्य है। इनके अलावा देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं हैं जो गद्य में लिखी गई है। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख सम्मानों की बात करें तो जो त्रिलोचन शास्त्री जी जो थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और वो किस पर मिला मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। ताप से ताए हुए जो दिन काव्य था उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शला का सम्मान मिला। महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य में त्रिलोचन शास्त्री जी जो थे वो प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख या प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं, या एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनको देखा जाता है। वो प्रगतिशील काव्यधारा के माने जाते थे। त्रिलोचन शास्त्री जी को रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन का कवि भी कहा जाता है, और कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ भी थे। बहुभाषा विज्ञ होने के कारण ही इनको या अपने नाम के साथ शास्त्री शब्द जुड़ा था। शास्त्री से मुझे एक और टॉपिक याद आया कि इन्होंने लाहौर से उस समय संस्कृत में शास्त्री की पढ़ाई करी थी, इसलिए भी इनको शास्त्री जी कहा जाता है। लेकिन यही शास्त्री था, उनकी कविताओं के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जी जीवन में निहित मंद लय का कवि भी कहा जाता है। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ कुछ स्थिर है। त्रिलोचन जी की भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, फ्री है। उनका ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन जी हिंदी में सोनेट, जो अंग्रेजी भाषा का छंद है, उसको स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, और सोनेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग दिगंत रचना में किया गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। त्रिलोचन जी का कवि बोलचाल की भाषा को चुटिला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। उनकी कविताओं की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति में कोई भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच की फाक की कोई गुंजाइश इनके बीच में नहीं छोड़ता है, अर्थात वस्तु और रूप दोनों को एक करके छोड़ देते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता त्रिलोचन जी के धरती काव्य संग्रह से लिया गया है।
ये चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता में पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करती है। इस कविता में अक्षरों के लिए काले काले शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा साक्षात परिचय कराता है। जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं, वहीं काव्य की नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उनके मन में एक अनजान खतरा भी बना हुआ है। इसलिए चंपा कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, अर्थात कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। अब हम बात करेंगे कविता के बारे में। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। कविता शुरू करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, यानी कि चंपा नामक जो नायिका है वो काले काले विशेषण के रूप में जो प्रयोग किए शब्द है वो चंपा उन काले काले अक्षर ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है अक्षर। अक्षर इसका तत्सम होता है। तो चंपा के लिए कहा गया कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, यानी कि जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ एक गवाले की पुत्री है और खुद भी अनपढ़ है, इसलिए वो काले काले अक्षरों का कोई महत्व वो नहीं जानती है। लेकिन त्रिलोचन जी कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तब वो अचानक से आ जाती और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती। वो एक पत्थर की तरफ प्रतिमा बनकर जो मैं बैठकर अध्ययन करता रहता, उसको वो एक प्रतिमा के माफिक खड़ी होकर चुपचाप सुना करती थी और उसे बड़ा अचरज होता। अचरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्चर्य होता है। तो चंपा को बड़ा आश्चर्य होता कि इन काले काले चिन्हों से ये सब स्वर का मतलब ये आवाज़ ध्वनियाँ कहाँ से निकला करती है। इस बात को लेकर चंपा बड़ी आश्चर्यचकित है। आगे बात करें तो चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर एक ग्वाला है जो गायें चराता रहता है, उस ग्वाला की पुत्री है चंपा। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है, यानी कि जो चंपा के पिताजी है उनका नाम सुंदर है, गोपालक है, गाय भैंस रखता है। और कभी कभी चंपा भी चौपायों को लेकर चरवाही के लिए जाती है, अर्थात उनको चराने के लिए। कभी कभी चंपा भी वो काम करती है जो इनके पिताजी रोज़ किया करते हैं। चंपा अच्छी है। कौन कह रहा है? कवि त्रिलोचन शास्त्री जी कह रहे हैं चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है और कभी कभी वो उधम मचाती है, यानी कि शरारत भी करती है। कभी कभी वो कलम चुरा देती, अर्थात जो त्रिलोचन शास्त्री जी कहीं पर बैठकर जो रचना किया करते वहाँ पर जो कलम रख देते, उस कलम को भी वो कभी कभी उठाकर चुरा लिया करती थी। जैसे तैसे मैं उस कलम को ढूंढ कर लाता तो अब आकर देखा तो अब कागज़ गायब था, यानी कि वो चंपा चंचल थी, नटखट थी, उधम करती थी, इसलिए कभी पेज को चुराती, कभी कलम को चुराती थी। परेशान फिर हो जाता है, यानी कि फिर कवि जो त्रिलोचन शास्त्री जी है वो उनके इस व्यवहार से परेशान से हो जाते हैं। चंपा अब त्रिलोचन शास्त्री जी से कहती है कि तुम कागज़ को गोदा करते हो दिन भर, यानी कि इस कागज़ में आप क्या करते रहते हो दिन भर, वो मुझे समझ में नहीं आता और इसी बात पर मुझे आश्चर्य होता है और इसी वजह से आपकी कलम और कागज़ मैं चुरा लेती हूँ। क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता, फिर चंपा अचानक चुप हो जाती। उस दिन चंपा आई, मैंने चंपा से कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, यानी कि जब भी कोई विपत्ति या संकट आएगा उस समय तुम्हारा ज्ञान तेरे जीवन में बहुत काम आएगा, इसलिए तुम भी पढ़ लो। गांधी बाबा की भी इच्छा थी कि हमारे देश का हर जन पढ़ना लिखना सीखे,
इसलिए हे चंपा, तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। यानी कि कभी त्रिलोचन शास्त्री जी ने चंपा से कहा होगा कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता है, बापू है, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे आदर्श है। और आज चंपा को पता चला कि गांधी जी ने भी पढ़ने के बारे में कहा, तो चंपा गांधी जी के खिलाफ ही दूसरे शब्द या विचार बदल देती है और कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अर्थात उसका पढ़ने से कोई ताल्लुक संबंध था नहीं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, ब्याह का मतलब विवाह होगा, तुम गोने जाओगी, गोने का मतलब होता है आना या मुकलावा या फिर गौना। जब दूल्हा दूसरी बार अपने ससुराल अपनी दुल्हन को लेने आता है तो उस रस्म को हम गोना कहते हैं, आना कहते हैं, मुकलावा कहते हैं। तो चंपा से त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं कि ये चंपा, तुम जब गोने जाओगी तो कुछ दिन बालम संग रहकर, साथ रहकर वो चला जाएगा जब कलकत्ता, और कलकत्ता बड़ी दूर है, विदेश में, प्रदेश में है। जब तुम्हारे प्रियतम वहाँ चले जाएंगे तो कैसे उसे संदेशा दोगी, अर्थात हमारे जो आपके मन की बात है उस बात को कैसे अपने प्रियतम तक पहुंचा पाओगी। इसलिए पढ़ लेना बहुत अच्छा है। कैसे, जब वो पत्र लिख के आप तक भेजेंगे तो कैसे पढ़ोगी, इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, इतना सुनने के बाद तुम कितने झूठे हो, देखा, मैंने आपकी बातों से महसूस कर लिया है कि आप बहुत झूठे हो। हाय राम, आप तो इतना पढ़ लिख कर भी इतने झूठ बोलते हो, मुझे आज पहली बार पता चला। मैं तो कभी ब्याह करूँगी नहीं, और अगर कभी ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम के संग साथ रखूँगी और उनको कभी मेरे से दूर या मेरे परछाई से या मेरी आंखों से दूर उनको नहीं होने दूंगी। इसलिए आप तो बड़े झूठे हो, बड़े मक्कार हो, ऐसा त्रिलोचन जी के लिए कहा गया। लेकिन फिर चंपा कहती है कि कलकत्ता में कभी उन्हें जाने नहीं दूंगी, अर्थात कभी मुझे छोड़कर वो जाएंगे तो मैं उनसे जाने के लिए मना कर दूंगी। और अंत में मेरी यही अपील रहेगी कि कलकत्ता जैसे शहरों पर वज्र गिरे, अर्थात उनमें वज्रपात हो, नष्ट हो जाए, तहस नहस हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे प्रियतम को मैं वहाँ जाने नहीं दूंगी। इसलिए इस कविता का शीर्षक रखा कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।